अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आगाज करते हैं जी सेकंड ईयर में एक न्यू चैप्टर से, डेट इज सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट एंड मूवमेंट। पहले तो आप लोग इस यूनिट के नेम को थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि इस चैप्टर को सपोर्ट एंड मूवमेंट का नाम हम क्यों देते हैं। सपोर्ट एंड मूवमेंट का नाम बुक में दिया गया है। सपोर्ट एंड मूवमेंट से क्या मुराद है? सपोर्ट एंड मूवमेंट से मुराद यह है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ डेलिकेट आर्गन है। आपकी बॉडी के अंदर जो आज़ा है, जो पुर्ज है, जो आर्गन्स हैं, जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, लंग्स, ये ऐसे आर्गन हैं जिसके लिए प्रॉपर सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी के अंदर एक ढांचा रखा है। चूंकि ह्यूमंस वर्टिब्रेट्स एनिमल में आते हैं, तो वर्टिब्रेट्स एनिमल की बॉडी के अंदर ये जो 200 हड्डियां है ना, 206 बोन्स, ये बोन्स वर्टिब्रेट्स एनिमल की बॉडी में इंडोस्केलेटन बनाता है। और ये जो ढांचा है, ये आपकी बॉडी के अंदर वो वाइटल ऑर्गन्स को सपोर्ट भी करता है, प्रोटेक्ट भी करता है। जैसे आप लोगों का दिमाग है, तो ये आप लोगों के बोन्स के अंदर बंद है। आप लोगों के ब्रेन की इर्द गिर्द कुछ बोन्स है जिसको क्रेनियल बोन्स कहते हैं। ऐसे आप लोगों को स्पाइनल कॉर्ड नजर नहीं आ रहा होता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड आपके बैकबोन, वर्टिब्री बोन के अंदर बिल्कुल बाहिफाजत बंद है, ताकि इसको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले। ऐसे आप लोगों का जो चेस्ट है, थोरेक्स है, तो आप लोगों के चेस्ट कैविटी के अंदर दिल है, 7 फेफड़े हैं। तो हार्ट और लंग्स जो हमारी बॉडी के बड़े डेलिकेट इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स है, तो इसके बाहर आप लोगों को कुछ बोन्स मिलेंगे जिसको हम रिब्स बोन कहते हैं। और ये रिब्स बोन आपके चेस्ट कैविटी में हार्ट और लंग जैसे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। अब साथ मूवमेंट भी है। तो आप लोग देखे जी, हम सोशल एनिमल्स हैं, या हमें भी छोड़े, ये जो बाकी जितने भी एनिमल्स हैं, तो एनिमल और ह्यूमन बीइंग ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके लिए मूवमेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मूवमेंट के बगैर आप लोग इधर एकेडमी नहीं आ सकते। मूवमेंट के बगैर आप लोग अपनी फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकते। मूवमेंट के बगैर जितने भी एनिमल्स रहते हैं ना, तो वो अपने लिए खुराक को सर्च नहीं कर सकते। और न मूवमेंट के बगैर एक इन्वायरमेंट में जो एनिमल्स रहते हैं, वो अपनी लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक सपोर्ट और एक मूवमेंट। तो सपोर्ट और मूवमेंट के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। जैसे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स? नंबर 1, कार्टिलेज। कार्टिलेज। सेकंड, बोन। थर्ड, लेगामेंट। फोर्थ, टेंडन। फिर मसल। लास्ट, एपोन्यूरोसिस। अब याद रखिए, यहां से कुछ एमसीक्यूज आते हैं। जो कार्टिलेज है, ये बेसिकली ऑर्गन नहीं है, ये कनेक्टिव टिश्यूज है। इंसान के बॉडी में 4 काइंड ऑफ टिश्यूज है, ये भी एमसीक्यूज में आ सकते हैं। नंबर 1, कनेक्टिव टिश्यूज। नंबर 2, एपिथेलियल टिश्यू। नंबर 3, नर्वस टिश्यू। नंबर 4, मसल्स टिश्यू। तो याद रखिए, बोन एंड कार्टिलेज बोथ आर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, एंड कार्टिलेज और बोन आपकी बॉडी के अंदर इंडोस्केलेटन बनाते हैं, आप लोगों की बॉडी का ढांचा बनाता है। फिर लेगमेंट। लेगमेंट भी क्या चीज है शाबाश? कनेक्टिव टिश्यूज है। और लेगमेंट का काम है जॉइंट लगाना, बोन टू बोन अटैचमेंट में इसका बहुत ज्यादा रोल है। ये जो आपके बॉडी के अंदर जो ज्यादातर बोन्स आपस में जुड़े हैं ना, तो ये लिगामेंट की मदद से जुड़े हैं। अच्छा, टेंडन्स भी कनेक्टिव टिश्यूज है, लेकिन टेंडन्स का काम है बोन टू मसल अटैचमेंट, ये हड्डी को मसल के साथ अटैच करते हैं। और अगर हम मसल्स की बात करें, तो मसल कनेक्टिव टिश्यूज नहीं है। हाँ, मसल टिश्यूज है, लेकिन ये मस्कुलर टिश्यूज है, ये मसल्स टिश्यू है। तो याद रखिए, जो मसल्स हैं, ये काम मूवमेंट में परफॉर्म करता है। अगर आपकी बॉडी में मसल्स ना होते हैं, तो मसल के बगैर आपकी बॉडी के बोन्स बिल्कुल हरकत ही ना करते, और ना आप लोग इजीली एक जगह से दूसरी जगह की तरफ माइग्रेट होने के काबिल होते अगर आपकी बॉडी के अंदर मसल्स ना होते। और एक है एपोन्यूरोसिस, ये भी कनेक्टिव टिश्यूज है, लेकिन ये ज्यादातर मसल टू मसल अटैचमेंट में इसका रोल है। कई जगह पर ये मसल को बोन के साथ भी अटैच करने में मदद करता है, लेकिन इसका जो मेजर फंक्शन है, एक मसल को दूसरे मसल के साथ अटैच करना। तो सिर्फ मसल क्या है? मसल टिश्यूज है। बाकी एपोन्यूरोसिस, टेंडन, लिगामेंट, बोन्स, कार्टिलेज, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर कनेक्टिव टिश्यू से बने हैं। तो आज का हमारा पहला लेक्चर है कार्टिलेज, और आज कार्टिलेज में हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, और हर एक पॉइंट एनएमटीके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्टिलेज जो है, ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन मैंने फर्स्ट नंबर पॉइंट में लिखा है कि इट इज रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज। हाँ, बोन से ये थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी कार्टिलेज के अंदर कनेक्टिव टिश्यू जो है, ये रिजिड है, फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये आपकी पूरे जिस्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है, आपकी बॉडी के कुछ एरियाज के अंदर ये मौजूद होते हैं। जैसे कि आप लोगों का ये जो कान का बाहर वाला हिस्सा है, जिसको ईयर पिन्ना का नाम हम देते हैं, तो ये कार्टिलेज से बना होता है। आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में
कार्टिलेज है। आपका ये जो नो स्ट्रिप है तो ये क्या चीज है, कार्टिलेज है। ये जो आपकी बॉडी के अंदर लॉन्ग बोन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखिए ह्यूमरस, रेडिया अल्ना, जैसे कि फीमर है, टेबुला फेबुला, तो इस लॉन्ग बोन्स के बीच में भी आप लोगों को कार्टिलेज नजर आएगा। अंडरस्टैंड जी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इट इज द पार्ट ऑफ इंडोस्केलेटल। ऑलरेडी मैंने आपको ये बात बोली कि बोन और कार्टिलेज आप लोगों की बॉडी का ढांचा बनाता है, और वो है इंडोस्केलेटल जो वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। और ज्यादातर जो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल में जो स्केलेटन होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, एक्सोस्केलेटन। लेकिन जैसे कि हम अगर आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो आर्थ्रोपोड्स पे इनवर्टिब्रेट में वो सक्सेसफुल एनिमल है जिसके बॉडी के बाहर आप लोगों को एक ढांचा मिलेगा। लेकिन ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, इन एमडीकेट के बच्चे ये पॉइंट बड़े गौर से सुनिए कि इनवर्टिब्रेट जैसे कि आर्थ्रोपोड की बॉडी के बाहर जो एक्सोस्केलेटन होता है ये बोनी नहीं होता, ये कुछ मॉलिक्यूल से बना होता है। जैसे कि आर्थ्रोपोड की बॉडी से बाहर जो एक्सोस्केलेटन है इसको हम नाम देते हैं काइटिनाइज एक्सोस्केलेटन, क्योंकि ये काइटिन से बना हुआ है। ऐसे आप लोगों ने मोलस्कस एनिमल्स पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में। मोलस्कस एनिमल के बाहर आप लोगों को एक शेल नजर आ रहा होगा, तो याद रखें वो चूंकि बॉडी के बाहर है तो वो शेल मोलस्कस के बॉडी के ऊपर एज एक्सोस्केलेटन के तौर पर काम करता है। लेकिन वो जो मोलस्कस एनिमल्स के ऊपर जो एक्सटर्नल शेल है, जो एक्सोस्केलेटन है, उसको हम बोलते हैं कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन, क्योंकि वो शेल, वो बैरूनी ढांचा, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। अंडरस्टैंड। अच्छा, अभी हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इट इज नॉट रिजिड एज बोन, ये बोन की तरह सख्त नहीं है। उसका वजह यह है कार्टिलेज आपकी बॉडी को सपोर्ट देता है, लेकिन ज्यादातर ये फ्लेक्सिबल सपोर्ट देता है। अभी आपकी कान का ये जो बैरूनी पार्ट है ना, तो इसको फ्लेक्सिबल सपोर्ट की जरूरत है। देखिए ना, इसको मैं ऐसे बेंड कर सकता हूं, कंप्रेस कर सकता हूं। उसका वजह यह है कि इसमें हड्डी नहीं है। अगर इसमें हड्डी होती तो ये बिल्कुल बेंड ही ना होता है, क्योंकि बोन जो है वो बेंडेबल पार्ट नहीं है। बोन में बेंडिंग एंड कंप्रेशन नहीं होती है, लिहाजा कार्टिलेज आपकी बॉडी में जहां पर भी मौजूद होते हैं तो ये ज्यादातर फ्लेक्सिबल सपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी कार्टिलेज सेल। कार्टिलेज के अंदर जो सेल्स होते हैं इसको हम नाम देते हैं जी कॉन्ड्रोसाइट। साथ अगर आप लोग देखें इस डायग्राम में तो आप लोग देखें दिस इज द पिक्चर ऑफ कार्टिलेज। तो आप लोग अंदर देखें कार्टिलेज में जो रेड मार्कर से जो मैंने सेल्स आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे कि ये सेल, ये रेड सेल, ये ठीक है ना सेल, ये सारे रेड सेल आप लोगों को इंडिकेट करते हैं कॉन्ड्रोसाइट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कार्टिलेज के अंदर ये जो कॉन्ड्रोसाइट सेल होते हैं ये खास एक स्पेस के अंदर मौजूद होते हैं, और इसी कॉन्ड्रोसाइट के बाहर वो स्पेस मैंने ग्रीन कलर से आइडेंटिफाइड किया है। द नेम ऑफ दिस स्पेस इज कॉल्ड लेकुनाई। लेकुनाई, लेकुनाई कार्टिलेज के अंदर वो स्पेस है जिस स्पेस के अंदर कॉन्ड्रोसाइट सेल्स रहते हैं। तो लेकुनाई की मिसाल एक घर की तरह है, और ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स है इसकी मिसाल उस घर के अफराद की तरह है जो एक घर के अंदर रहते हैं। ओके जी। अच्छा, अब कार्टिलेज में सिर्फ सेल्स नहीं है। अगर आप देखिए इस सेल्स के बाहर आप लोगों को बहुत ज्यादा स्पेस नजर आ रहा होगा, जैसे कि ये वाला स्पेस देखिए ना, ये सारा स्पेस आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये स्पेस, ये स्पेस, अंडरस्टैंड, ये स्पेस। तो इट मीन कार्टिलेज के अंदर जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच नहीं होता है, उसके बाहर आप लोगों को बहुत बड़ा स्पेस नजर आ रहा होगा। इस स्पेस को हम नाम देते हैं कार्टिलेज मैट्रिक्स। कार्टिलेज मैट्रिक्स, चूंकि ये स्पेस सेल के बाहर है तब हम नाम देते हैं कि कार्टिलेज मैट्रिक्स इज एक्चुअली एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये कॉन्ड्रोसाइट सेल के बाहर है। यहां पर देखिए मैंने लिखा भी है कार्टिलेज मैट्रिक्स इज एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, जो कि ये नॉन लिविंग है, क्योंकि ये जो स्पेस है इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन्स है, मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इस स्पेस के अंदर सेल तो नहीं है ना। तो अगर ईटा में एमसीक्यूज आ जाए, कार्टिलेज के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है जिसको कार्टिलेज मैट्रिक्स का नाम हम देते हैं, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? ये नॉन लिविंग है। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। तो मैंने लिखा भी है कि एवरीथिंग आउटसाइड द कॉन्ड्रोसाइट, कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट सेल के बाहर जितना भी स्पेस है ये सारा का सारा स्पेस क्या है? दिस इज कॉल्ड कार्टिलेज मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड शाबाश कार्टिलेज मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड नाउ माय डियर स्टूडेंट, ये जो मैट्रिक्स है ये नॉन सेलुलर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर सेल्स नहीं है, लेकिन इस मैट्रिक्स के अंदर इतने पावरफुल मॉलिक्यूल्स है जिस मॉलिक्यूल की वजह से कार्टिलेज को एक सपोर्ट, एक मजबूती मिलती है। ये बात ज़हन में याद रखें, कार्टिलेज को स्ट्रेंथ, सही है, वो इस सेल की वजह से नॉर्मली नहीं मिलती है। कार्टिलेज को स्ट्रेंथ, पावर, मजबूती ये इसी मैट्रिक्स, इसी स्पेस की वजह से मिलती है, क्योंकि इसी
एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस या मैट्रिक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। तब इधर नेक्स्ट हेडिंग मैंने लिखा है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ कार्टिलेज मैट्रिक्स। कार्टिलेज मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? तो नंबर 1 कोलेजन टाइप 2 प्रोटीन। क्या चीज? कोलेजन टाइप 2 2 2। और देखिए कार टी फॉर 2, यहां से आप लोग रटा मारे, कार्टिलेज के अंदर नॉर्मली होता है कोलेजन टाइप 2 प्रोटीन। तो ये जो स्पेस है इसको हम नाम देते हैं एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स या कार्टिलेज मैट्रिक्स। तो इसमें एक चीज क्या है? कोलेजन टाइप 2 प्रोटीन। लेकिन ये जो मेरे लेकिन बोला ना, तो ये पॉइंट जरा और से सुनिए। कार्टिलेज की 3 टाइप्स है शामिर। नंबर 1 हाइएलन कार्टिलेज, नंबर 2 इलास्टिक कार्टिलेज, नंबर 3 फाइब्रो कार्टिलेज। तो याद रखिए जो हाइएलन और इलास्टिक कार्टिलेज है, इन दोनों कार्टिलेज के कार्टिलेज मैट्रिक्स में मौजूद होगा कोलेजन टाइप 2 प्रोटीन। लेकिन जो फाइब्रो कार्टिलेज है, जो तीनों कार्टिलेज में सबसे मजबूत कार्टिलेज है, तो फाइब्रो कार्टिलेज के कार्टिलेज मैट्रिक्स में होगा कोलेजन टाइप 1, बिकॉज कोलेजन टाइप 1 बोन में है। तो ये बोन क्यों इतना ज्यादा मजबूत है? क्योंकि बोन के अंदर मौजूद है कोलेजन टाइप 1 प्रोटीन। तो ये एक एक्सेप्शनल पॉइंट जहन में याद रखें, कार्टिलेज में जो तीनों टाइप्स में जो फाइब्रो कार्टिलेज है, ये एक ऐसा कार्टिलेज है जो सबसे ज्यादा मजबूत है, क्योंकि उसमें वो बोन वाला प्रोटीन है। कोलेजन टाइप 2 नहीं बल्कि कोलेजन टाइप 1। हाँ, इसमें कुछ मिकदार में कोलेजन टाइप 2 भी है, लेकिन इसमें ज्यादातर अमाउंट में कोलेजन टाइप 1 प्रोटीन मौजूद है। वेरी गुड। इनके अलावा इसके अंदर क्या मौजूद है? ग्लाइकोप्रोटीन्स है। इनके अलावा फाइब्रोनेक्टिन और एंकोरिन, ये भी वो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो कार्टिलेज मैट्रिक्स को बनाता है। और इसी प्रोटीन्स की वजह से ये मैट्रिक्स मजबूत है, और इस मैट्रिक्स की मजबूती की वजह से कार्टिलेज मजबूत है। अंडरस्टैंड? अच्छा, ये भी हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लेकुनाई। ऑलरेडी आपको जी मैंने कहा कार्टिलेज के अंदर हर वो स्पेस जिसमें कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होते हैं, बिकॉज कॉन्ड्रोसाइट इज द सेल्स ऑफ कार्टिलेज। तो कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रोसाइट सेल जिस स्पेस के अंदर पाए जाते हैं, द नेम ऑफ दिस स्पेस इज कॉल्ड लेकुनाई। नेक्स्ट पॉइंट है एवेस्कुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्टिलेज में अपने ब्लड वेसल नहीं होते, कार्टिलेज में खून की रगे नहीं होती है, जैसे कि बोन वेस्कुलर है, कार्टिलेज में ब्लड वेसल नहीं होते हैं, तभी हम इसको एवेस्कुलर का नाम देते हैं। लेकिन हाँ, एक पॉइंट जहन में याद रखिए, क्योंकि यहां पर लोग एमसीक्यूज में मार्क आ सकते हैं। कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल नहीं है, लेकिन कार्टिलेज के बाहर आप लोगों को एक कवरिंग मिलेगा। अगर आप लोग पिक्चर में देखें, कार्टिलेज के बाहर आप लोगों को एक डबल मेम्ब्रेन कवरिंग मिलेगा, जिसको हम नाम देते हैं जी पेरिकॉन्ड्रियम, जिसके अंदर 2 लेयर है। जो आउटर लेयर है ब्लैक लेयर, इसका नाम है फाइब्रस लेयर, और जो इनर ब्लू लेयर है इसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोजेनिक लेयर। सो दिस फाइब्रस जो आउटर लेयर है, कॉन्ड्रोजेनिक जो इनर लेयर है, इन दोनों लेयर को मिलाकर हम नाम देते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। तो कहने का मतलब यह है कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल नहीं होता है, लेकिन कार्टिलेज को जो मेम्ब्रेन एक्सटर्नली कवर करता है पेरिकॉन्ड्रियम, इसके अंदर ब्लड वेसल होते हैं। तो अगर कोई आप लोगों से पूछे अगर कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल नहीं है तो इसको नॉर्मली ब्लड सप्लाई तो नहीं होती है ना, तो इसको न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलेंगे, इसको खुराक कहां से मिलेगा? तो ये खुराक लेंगे उन ब्लड वेसल से जो कार्टिलेज के इर्द गिर्द पेरिकॉन्ड्रियम मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। अंडरस्टैंड? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए मैंने लिखा भी है न्यूट्रिएंट सप्लाई में कि जैसे ये एवेस्कुलर है, इसके अंदर ब्लड वेसल नहीं है, लिहाजा न्यूट्रिएंट आर सप्लाइड बाय द ब्लड वेसल ऑफ द पेरिकॉन्ड्रियम। डिफ्यूजन अमल के जरिए से पेरिकॉन्ड्रियम मेम्ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल है, यही ब्लड ये न्यूट्रिएंट्स कार्टिलेज के सेल्स को प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पेरिकॉन्ड्रियम। ऑलरेडी हमने बोला कार्टिलेज के बाहर जो पेरिकॉन्ड्रियम मेम्ब्रेन है, ये किस चीज से बना है? ये बना है कनेक्टिव टिश्यूज में, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में ये बना है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज में। और ऑलरेडी मैंने कहा कि ये बेसिकली है क्या चीज? कार्टिलेज कवरिंग है। और पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर 2 लेयर आते हैं। जो आउटर लेयर है इसका नाम है फाइब्रस लेयर, और जो इनर लेयर है ये कॉन्ड्रोजेनिक लेयर है। अब इन दोनों लेयर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद, जो फाइब्रस लेयर है सबसे बाहर वाला ब्लैक वन, दिस इज द फाइब्रस लेयर, इसमें है कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर से मुराद है कोलेजन टाइप 2 प्रोटीन। क्या चीज? कोलेजन टाइप 2 प्रोटीन। अंडरस्टैंड? और साथ इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। इट मीन पेरिकॉन्डियम मेम्ब्रेन के अंदर जो खून की रगे होती है ना, वो ब्लड वेसल पेरिकॉन्डियम मेम्ब्रेन के अंदर आउटर लेयर में होती है, दैट इज कॉल्ड फाइब्रस लेयर। और जो इनर लेयर है कॉन्ड्रोजेनिक लेयर, तो ये कॉन्ड्रोजेनिक लेयर, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट किस्म के सेल्स होते हैं जिसको मेसेनकाइमा स्टेम सेल्स का नाम हम देते हैं। और ये मेसेनकाइमा स्टेम सेल्स
कार्टिलेज के इमेच्योर सेल्स बनाते हैं और उस इमेच्योर सेल्स को हम नाम देते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो सर आपने तो इधर कॉन्ड्रोसाइट का लफ्ज यूज किया है, तो सर कार्टिलेज के सेल्स ये है या ये है? ये दोनों हैं। लेकिन आप लोगों ने एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करना होगा, कार्टिलेज में जब इनिशियली सेल्स बनती है ना, तो ये इमेच्योर फॉर्म में बनती है, तब इसको हम नाम देंगे कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट इज द इमेच्योर कार्टिलेज सेल्स, और ये कहां पर बनती है? इनर लेयर ऑफ पेरिकॉन्ड्रियम। और ये कौन से सेल से बनती है? मेसेंकाइमा स्टेम सेल से। लेकिन जब ये कॉन्ड्रोब्लास्ट मैच्योर हो जाए तब हम इसको फिर नाम देंगे कॉन्ड्रोसाइट। और जब कॉन्ड्रोब्लास्ट मैच्योर होकर कॉन्ड्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाती है तो हम इसको इतना ज्यादा रिस्पेक्ट और एहतराम देते हैं कि इसके लिए कार्टिलेज के अंदर अपना एक घर होता है जिसको लेकोनाई कहते हैं। इस लेकोनाई के अंदर फिर ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स रहते हैं। लेकिन कोई आप लोगों को ये नहीं बताएगा कि कॉन्ड्रोब्लास्ट कैसे मैच्योर होंगे और ये कैसे कॉन्ड्रोसाइट में कन्वर्ट होंगे। ये पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल है, मैं आप लोगों को बहुत आसान करने वाला हूं, मेरी बात को बड़े गौर से सुने। माय डियर स्टूडेंट, जो कॉन्ड्रोजेनिक लेयर है, जो इनर लेयर है, देखिए कॉन्ड्रोजेनिक, ये जो ब्लू लेयर है, मैंने कहा कि इसके अंदर कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं जिसको हम नाम देते हैं मेसेंकाइमा स्टेम सेल। ये मेसेंकाइमा स्टेम सेल इनिशियली कार्टिलेज के इमेच्योर सेल्स बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट का फंक्शन ये है, लेट सपोज ये जो आप लोग देखें जो ब्लू लेयर है ना, ये इनर कॉन्ड्रोजेनिक लेयर है, और इसमें जो आप लोगों को रेड सेल्स नजर आ रहे हैं ना, लेट सपोज आप इमेजिन करें कि ये कॉन्ड्रोब्लास्ट है। ये कॉन्ड्रोब्लास्ट इमेच्योर होता है, और जब एक सेल इमेच्योर होता है तो ये फंक्शनल होता है, मतलब कि ये डिवाइड हो सकता है और बड़ा जबरदस्त तरीके से अपना काम सरंजाम दे रहा होता है। तो इस कॉन्ड्रोब्लास्ट का काम ये होता है कि ये जो आप लोगों को जो स्पेस नजर आ रहा है कार्टिलेज मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स के अंदर जो प्रोटीन्स है, कोलेजन, टाइप 2 प्रोटीन्स वगैरह वगैरह, ये सारे प्रोटीन कॉन्ड्रोब्लास्ट इस स्पेस के अंदर सिक्रीट करते हैं। दीज कॉन्ड्रोब्लास्ट विल सिक्रीट all the important protein into the cartilage matrix। तो इधर मैंने लिखा है कॉन्ड्रोब्लास्ट का काम क्या है? सिक्रीट कार्टिलेज मैट्रिक्स सब्सटेंसेस, जैसे कि कौन कौन से हैं? कोलेजन टाइप 2 है, कोलेजन टाइप 1 है, अगर ये बेसिकली आपके साथ होगा फाइब्रोकार्टिलेज, साथ क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है, उसके बाद क्या है? फाइब्रोनेक्टिन है, और उसके बाद फिर क्या है? शाबाश, एंकोरी। तो कहने का मतलब यह है कि जब ये कॉन्ड्रोब्लास्ट इतना ज्यादा सब्सटेंस सिक्रीट करे कि ये सारा कार्टिलेज मैट्रिक्स बिल्कुल भर जाए, कार्टिलेज मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाए, तो आगे मैंने लिखा है कि कॉन्ड्रोब्लास्ट इनिशियली कार्टिलेज मैट्रिक्स वाले सब्सटेंस को इन स्पेस में सिक्रीट करेगा व्हेन द मैट्रिक्स इज कंप्लीट। जब ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाए और ये सारा स्पेस कार्टिलेजिनियस मटेरियल से बिल्कुल भर जाए, ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है ये ट्रैप्ड हो जाते हैं। ट्रैप्ड का मतलब यह है कि इसके इस तरफ भी मैट्रिक्स है, इस तरफ भी मैट्रिक्स है, इस तरफ भी मैट्रिक्स है, चारों तरफ ये मैट्रिक्स में बिल्कुल ट्रैप हो जाता है। और जब ये कॉन्ड्रोब्लास्ट इस मैट्रिक्स में ट्रैप हो जाता है तो फिर ये डिवाइड नहीं हो सकते, तो फिर ये हिम्मत हार देता है कि बस अब इसको एक एहसास हो जाता है कि जब मैं इस मैट्रिक्स में ट्रैप हुआ, मतलब कि मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ, अब मुझे मजीद मैट्रिक्स के लिए सब्सटेंसेस को सिक्रीट करने की जरूरत नहीं है। सो व्हेन द कॉन्ड्रोब्लास्ट आर ट्रैप्ड इन द मैट्रिक्स, दे विल स्टॉप टू सिक्रीट द कार्टिलेजिनियस मटेरियल्स, तभी इसको हम नाम देंगे कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या चीज? कॉन्ड्रोसाइट। एंड कॉन्ड्रोसाइट्स आर मैच्योर या इमैच्योर कार्टिलेज सेल, मैच्योर कार्टिलेज। अंडरस्टैंड? इसके बाद जो सेकंड लास्ट हमारे पास पॉइंट है, ये हमारे पास है जी नो कैल्सिफिकेशन। याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, कार्टिलेज में नॉर्मली कैल्सिफिकेशन नहीं होती है, मतलब ये नॉर्मली कैल्शियम को ब्लड से अपटेक नहीं करती है। जिन्हें थोड़ा सा सोचें, अगर कार्टिलेज में कैल्सिफिकेशन हो जाए तो इसमें कैल्शियम आएगा। क्या आएगा? कैल्शियम। तो हम कहते हैं कार्टिलेज हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल सपोर्ट देता है। कार्टिलेज में अगर कैल्सिफिकेशन हो जाए और इसमें कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाए तो ये कार्टिलेज हड्डी की तरह सख्त हो जाएगा, तो फिर ये जो आपके एयर है ना, ये भी बोनी हो जाएंगे, ये बिल्कुल ऐसे बेंड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कार्टिलेज फिर कैल्शियम की वजह से इतना ज्यादा रिजिड हो जाएगा कि ये फिर आपकी बॉडी के ऑर्गन को फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता है। क्योंकि कार्टिलेज का काम है बॉडी के पार्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देना, तब इसको मजीद रिजिडिटी के लिए या मजीद रिजिडिटी की जरूरत नहीं है, लिहाजा कार्टिलेज में बोन की तरह कैल्सिफिकेशन प्रोसेस यूजुअली नहीं होता। और लास्ट पॉइंट, हील वेरी स्लोली। हील का मतलब यह है अगर आप लोग इंजर्ड हो जाए,
कार्टिलेज जख्मी हो जाए, कार्टिलेज की मुरम्मत रिपेयरिंग स्लो होगी, क्योंकि इसमें अपने ब्लड वेसल नहीं होते हैं, ये वैस्कुलर है, लिहाजा इसको डायरेक्ट ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, ये इनडायरेक्टली डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए से पेरिकॉन्डियम मेम्ब्रेन के ब्लड वेसल से न्यूट्रिएंट हासिल कर रहे हैं, लिहाजा इसमें कंप्लीटली डायरेक्ट ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, लिहाजा इसको न्यूट्रिएंट स्लो मिलते हैं। तो जख्मी होने के बाद कार्टिलेज की जो हीलिंग है ये रैपिडली होगी या स्लोली होगी? लास्ट में बस एक पॉइंट प्लीज सुनिए, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मां के पेट में जब ये बच्चा पैदा हो जाता है तो कुछ 5 से 6 हफ्तों में, मतलब बच्चा जब 5 से 6 हफ्तों का हो जाए तब इसके बॉडी में स्केलेटन की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। तो बच्चे की जो जिंदगी है ना मां के पेट में, इसको फीटल लाइफ कहते हैं और बच्चे को फीटस कहते हैं। तो ये बात ज़हन में याद रखें ना कि फीटल लाइफ में बच्चे का जो स्केलेटन है ना उसका शुरुआत बोन से नहीं होगा, कार्टिलेज से होगा। और ये बात ज़हन में याद रखें कि फिर फीटल लाइफ में ही आहिस्ता आहिस्ता जो बच्चे के स्केलेटन के जो कार्टिलेज है वो फिर अपने आप को बोन में रिप्लेस करते हैं। लेकिन सारे कार्टिलेज अपने आप को बोन्स में कन्वर्ट नहीं करते हैं, कुछ कार्टिलेज बोन्स में चेंज हो जाते हैं पैदाइश से पहले फीटल लाइफ में, और कुछ बर्थ के बाद अपने आप को बोन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर एमसीक्यू में आ जाए कि उस प्रोसेस का क्या नाम है जिस प्रोसेस के जरिए से फीटल लाइफ के दौरान या बर्थ के बाद कार्टिलेज अपने आप को बोन में कन्वर्ट कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। क्या चीज शाबाश? एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। और जो कार्टिलेज आपके बोन्स में रिप्लेस नहीं हो जाते हैं ये वही कार्टिलेज है जो अभी आप लोगों के ईयर में है, क्योंकि फीटल लाइफ में ये वाला कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट नहीं हुआ था। आपके रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स में या आपके बोन के एंड में जो कार्टिलेज है इसकी ऑसिफिकेशन नहीं हुई है, ये परमानेंट मरते दम तक आपकी बॉडी में कार्टिलेज ही रहेगा, क्योंकि आपकी बॉडी के कुछ ऑर्गन को फ्लेक्सिबल सपोर्ट की जरूरत भी तो है ना। थैंक यू सो मच।